अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफरिक मश्क नंबर 9 का आगाज़ करेंगे और उसके सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 अगर हम देखें, दर्ज झेल सवालात के 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो चलिए हम इसका देखते हैं। जुज़ नंबर 1 है दायरवी शक्ल में ADP कहलाता है कहलाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दायरवी शक्ल में ये हमारे पास है AD और P। तो पहला जवाब हमारे पास है एक कौस, दूसरा हमारे पास है एक किता खत, और C में हमारे पास जवाब है एक वितर और D में है एक कतर। तो यहाँ पर अगर हम एक कौस की बात करें तो कौस हमारे पास दायरे की लकीर के ऊपर मौजूद होती है। इस तरह से हमारे पास कौस होती है। तो इसका मतलब है कि ADP जो है वो एक कौस नहीं हो सकती। ये एक ADP एक किता खत भी है, लेकिन ये चूँकि दायरे के अंदर है। तो मज़ीद अगर हम C वाले जवाब को देखें, एक वितर, हमने जैसा कि देखा था कि वितर हमारे पास एक ऐसी लकीर दायरे के अंदर मौजूद होती है जो दायरे के दो नुकात को मिलाने से बनती है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसका जो C में दिया गया जवाब है वो है दुरुस्त एक वितर। और ये कतर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कतर एक ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है। और अगर हम ADB की बात करें तो ये दायरे के मरकज़ में से नहीं गुज़र रहा। तो इसका मतलब है कि C में दिया गया जवाब दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारे पास इसका जवाब है एक वितर। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 है दायरवी शक्ल में ACB कहलाता है या कहलाती है एक कौस, एक किता खत, एक वितर या एक कतर। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो जुज़ नंबर 2 है इसमें अगर हम ACP की बात करें तो ये हमारे पास इस दायरे में ACP जो है वो दायरे की लकीर के ऊपर मौजूद है। दायरे की लकीर के ऊपर मौजूद कोई भी हिस्सा जो है वो एक कौस कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो A में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त जवाब है। तो दायरवी शक्ल में ACP एक कौस कहलाती है। इसके बाद देखते हैं हम जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 है दायरवी शक्ल में AOB कहलाता है कहलाती है। तो अगर हम शक्ल में देखें तो ये हमारे पास है AOB। तो ये एक वितर है जो कि दायरे के मरकज़ में से गुज़र रहा है। तो अगर हम देखें इसके जवाबों को तो A में जवाब दिया गया है एक कौस। अगर हम कौस की बात करें, कौस जो है वो दायरे की लकीर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है ये जवाब दुरुस्त नहीं है। B में है एक किता खत। तो किता खत स्टूडेंट्स एक सीधी लकीर ही होती है। तो AOB एक किता खत भी हो सकता है, लेकिन मज़ीद हम जवाब को देखते हैं। एक वितर, दायरे के दो नुकात को मिलाने वाली लकीर एक वितर कहलाता है। तो ये एक वितर भी हो सकता है। और D में अगर हम जवाब को देखें तो D में दिया गया जवाब है एक कतर। अगर हम AOB की बात करें तो ये एक ऐसा वितर है जो दायरे के मरकज़ में से गुज़र रहा है, और दायरे के मरकज़ में से गुज़रने वाला वितर जो है वो कतर कहलाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो D में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त है कि ये एक कतर है। दायरवी शक्ल में AOB एक कतर कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 4, और जुज़ नंबर 4 है दायरवी शक्ल में दो वितरों AB और CD मरकज़ से यकसा फासले पर वाक़े हैं, वो आपस में होंगे। अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पे दो वितर दिए गए हैं, एक वितर है AB और इसी तरह से जो दूसरा वितर है वो है CD। तो ये दायरे के मरकज़ से यकसा फासले पर वाक़े हैं, वो आपस में होंगे मुतवाज़ी। ये दोनों वितर जो है वो मुतवाज़ी नहीं है, गैर मुतमासिल। C में दिया गया जवाब है मुतमासिल और D में दिया गया जवाब है अमूद। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि अगर AB और CD जो है वो मरकज़ से यकसा फासले पर वाक़े होंगे तो वो दोनों ही मुतमासिल होंगे, यानी दोनों ही लंबाइयों में आपस में
बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है कि ये दोनों ही आपस में मुतमासिल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 5, और जुज़ नंबर 5 है एक ही दायरे के रदास हैं। ए में दिया गया जवाब है तमाम बराबर, बी है कतर से दुगना, सी है तमाम गैर बराबर, और डी है किसी भी वितर से आधे। तो अगर हम बी जवाब को देखें तो बी में है कतर से दुगना। जो रदास है, रदास को अगर हम दुगना करते हैं तो फिर हमारे पास एक कतर बनता है। तो इसका मतलब है कि कतर का दुगना जो है वो रदास नहीं हो सकता। तो बी में दिया गया जवाब दुरुस्त नहीं है। सी को अगर हम देखें तमाम गैर बराबर, तो रदास गैर बराबर भी नहीं होते। डी में अगर देखें तो किसी वितर से आधे, तो ये किसी वितर से अगर वो दायरे ऐसा वितर जो दायरे के मरकज़ में से नहीं गुज़र रहा, अगर हम उसका आधा करते हैं तो वो दायरे का रदास नहीं कहलाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम एक दायरा बनाते हैं और इस दायरे का यहाँ पे अगर मरकज़ है, तो मरकज़ से अगर हम किसी भी दायरे के नुक्ता तक का फ़ासला लें तो वो रदास होता है, और ये तमाम के तमाम रदास जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम ए में दिए गए जवाब को देखें तो वो हमारे पास है तमाम बराबर। तो इसका मतलब है कि एक दायरे के तमाम रदास जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम ए में दिए गए जवाब को पर टिक लगाएंगे कि तमाम बराबर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 6। जुज़ नंबर 6 है दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वितर कहलाता है। दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वितर जो है वो क्या कहलाता है। इसमें अगर हम जवाबात को देखें, ए में दिया गया जवाब है रदास, बी में हमारे पास जवाब है कतर, सी है किताखत, और डी है मुहीत। अगर हम सवाल को देखें, दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वितर कहलाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम एक दायरा बनाते हैं और दायरे के मरकज़ से जो गुज़रने वाला वितर होता है वो कतर कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो बी में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त जवाब है। तो यहाँ पे हम बी पर टिक का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर 7 को देखें, जुज़ नंबर 7 में हमारे पास दिया गया सवाल है दायरे के वितर के अमूदी नासिफ हमेशा गुज़रते हैं डैश से। दायरे के वितर के अमूदी नासिफ, तो यहाँ पर जैसा कि हमने सवालात में भी देखा था लेक्चर्स के पिछले लेक्चर में, कि अगर हमारे पास एक दायरा है और इसके वितर का अगर हम अमूदी नासिफ खींचते हैं तो वो हमेशा अगर हम देखें तो वो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है। तो अगर हम इसके जवाबात को देखें तो पहला जवाब है रदास, दूसरा जवाब है मुहीत, तीसरा जवाब है मरकज़, और चौथा जवाब है कतर। तो जैसा कि हमने देखा कि दायरे के वितर के जो अमूदी नासिफ हैं वो हमेशा दायरे के मरकज़ में से गुज़रते हैं। तो इसका मतलब है कि सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है। तो यहाँ पे हम इस कसीरुल इंतखाब इस सवाल में सी जवाब को दुरुस्त जवाब कहेंगे, जो कि है मरकज़। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 8। जुज़ नंबर 8 है दायरे का वो रकबा जो दो रदासों और उनके मुतलका कौस से घिरा हुआ हो कहलाता है। इसके जवाबात को अगर हम देखें, दायरे का मुहीत, बी में दिया गया है दायरे का सेक्टर, सी है दायरे का कतर, और डी है किता दायरा। तो शक्ल की मदद से अगर हम देखें, दायरे का वो रकबा जो दो रदासों, अगर हम यहाँ पे एक दायरा बनाते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं दो रदास, तो ये हमारे पास आ गए दो रदास। तो मज़ीद अगर हम देखें, दायरे का वो रकबा जो दो रदासों और उनके मुतलका कौस, इनकी जो मुतलका कौस है, इसको अगर हम देखें तो ये इनकी मुतलका कौस है। तो इनसे जो घिरा हुआ, अगर हम इसको देखें, इनसे ये जो घिरा हुआ इलाका है या जो रकबा है, हमने लेक्चर्स में देखा था, इसको बोलते हैं दायरे का सेक्टर। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में जुज़ नंबर 8 में हमारे पास इसका जो बी में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त जवाब है, जो कि है दायरे का सेक्टर। यहाँ पे हम टिक का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 9। जुज़ नंबर 9 है
دائرے کے کسی نقطہ سے اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔ اے میں دیا گیا جواب ہے رداس، بی ہے قطر، سی ہے ایک وتر اور ڈی ہے ایک قوس۔ اگر ہم شکل کی مدد سے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے اور اسی طرح سے دائرے کا مرکز ہے۔ اگر ہم دائرے کے کسی نقطہ سے، کسی بھی نقطہ سے جو مرکز تک کا فاصلہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فاصلہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے اور اس فاصلے کو ہم کہتے ہیں رداس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دائرے کے کسی نقطہ سے اس کے مرکز تک کا فاصلہ رداس کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو اے میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے۔ تو یہاں پہ ہم اے والے جواب کو ٹک لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جز نمبر 10 کو دیکھیں تو جز نمبر 10 ہے دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا ڈیش کہلاتا ہے محیط۔ اگر ہم محیط کی بات کریں تو محیط جو ہے وہ دائرے کی لکیر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جواب درست نہیں ہے۔ بی میں جواب ہے قطر۔ قطر اگر ہم دیکھیں تو یہ جواب بھی درست نہیں ہے، چونکہ قطر جو ہے وہ ایسی لکیر ہوتی ہے جو دائرے کے مرکز میں سے گزرتی ہے اور دونوں طرف دائرے کے نقاط کو قطع کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈی میں دیا گیا جواب ہے احاطہ۔ احاطہ بھی اس کا درست جواب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سی میں دیا گیا جواب درست ہے رداسی قطع۔ تو دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا رداسی قطع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کا جز نمبر 11۔ جز نمبر 11 ہے مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلہ پر ہوں ڈیش کہلاتا ہے۔ تو پہلی ہمارے پاس جس کی جو آپشن ہے پہلا جواب ہے رداس۔ رداس ایک ایسی لکیر ہے جو کسی معین نقطہ سے دائرے کے کسی بھی نقطہ تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بی میں ہمارے پاس ہے دائرہ، سی ہے محیط اور ڈی ہے قطر۔ مستوی میں اگر ہم یہاں پہ ایک کوئی معین نقطہ لیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے ارد گرد ان تمام نقاط کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں جس کا اس معین نقطہ سے فاصلہ برابر ہے تو اس سے بننے والی جو شکل ہوگی وہ ایک دائرہ کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمارے پاس اس کا جو بی میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے۔ مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلہ پر ہوں دائرہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 12۔ جز نمبر 12 ہے مثلث کو ظاہر کرنے کے لیے علامت ہے۔ اے میں ہے یہ علامت، لیکن یہ علامت ہے زاویہ کی۔ سی میں علامت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے عمود کی علامت، اور ڈی میں اگر ہم دیکھیں تو ڈی میں ہمارے پاس ایک دائرے کی علامت دی گئی ہے۔ تو بی اگر ہم بی والے جواب کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک مثلث کو ظاہر کرنے کا نشان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جز نمبر 12 میں ہمارے پاس جو بی میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا اگلا جز دیکھتے ہیں۔ جز نمبر 13 مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے ڈیش ڈگری میں۔ اے ہے ہمارے پاس 90 ڈگری، بی 180 ڈگری، سی ہے 270 ڈگری اور ڈی ہے 360 ڈگری۔ اگر ہم ایک مکمل دائرے کی بات کرتے ہیں تو مکمل دائرے میں ہمارے پاس اگر ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 0 ڈگری ہوتا ہے، یہاں پہ 90 ڈگری۔ 90 ڈگری جو ہے وہ اس سرکل کا یا اس دائرے کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ 180 ڈگری جو کہ سرکل کا نصف بناتا ہے، 270 ڈگری جو کہ سرکل کے 3 حصے بنتے ہیں، اور یہاں پہ دوبارہ سے 360 ڈگری۔ تو ایک مکمل اگر سرکل کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ کل 360 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے 360 ڈگری میں۔ اس کے بعد اس کا ہم 14واں جز دیکھتے ہیں، اور جز نمبر 14 ہے دائرہ کتنے غیر خطی نقاط سے گزرتا ہے۔ تو پہلا جواب ہے 1، دوسرا جواب ہے 2، تیسرا جواب ہے 3 اور چوتھا جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم نے جو مسئلہ نمبر 1 کیا تھا، مسئلہ نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ دائرہ جو ہے وہ کم از کم 3 غیر خطی نقاط میں سے گزرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سی میں دیا گیا جواب درست ہے، یعنی دائرہ 3 غیر خطی نقاط سے گزرتا ہے۔ تو یہ ہم نے متفرق مشق نمبر 9 کے کثیر الانتخابی سوالات مکمل کر لیے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے متفرق مشق نمبر 1 کے سوال نمبر 1 جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان سوالات کو حل کیا۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو ان کثیر الانتخابی سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.